हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी जंक्शन पे आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज वीडियो बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल पे आया हूँ, क्योंकि इस बीच में मेरा सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था। इसलिए मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए थोड़ा बिजी था। इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला सक पा रहा था, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं तुम लोग के पास क्षमा चाहता हूँ इतना वेट करने के लिए, सॉरी फॉर दैट। तो आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे और आज के बाद से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना। अगर कोई तबीयत में हेल्थ इशू ना हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद जो सेकंड इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट तुम लोग को देना चाहता हूं कि मैंने अपने चैनल का नेम जो है मेरा चैनल का, ठीक है ना, उस नेम में मैं थोड़ा परिवर्तन किया हूं। कैसा परिवर्तन किया हूं? मेरा चैनल का पहले नाम क्या था? एलएलबी वाला के नाम से था, और मैं उसको कुछ रीजन के वजह से, कुछ पर्सनल और प्राइवेट रीजन के वजह से मैं उसको एलएलबी जंक्शन में कन्वर्ट किया हूं। बस वाला से जंक्शन हुआ है, बस इतना ही फर्क है, और बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है टॉपिक रिलेटेड। तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जाएंगे वो है इसेंशियल ऑफ विकरियस लायबिलिटी, ठीक है। तो आप लोगों को शायद जो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे चैनल पे, उसको शायद इस विकरियस लायबिलिटी का मतलब नहीं पता होगा, जो इसको डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो विकरियस लायबिलिटी का मतलब आपको जब पता चलेगा तभी आप लोग इसका इसेंशियल का मतलब भी समझ सकते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी जिन्होंने मतलब जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी दोस्त मेरा, वो पहले मेरा जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने विकरियस लायबिलिटी को पूरा डिटेल में उसका कंसेप्ट को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जितना भी इजी तरीका हो सके, ठीक है ना। क्योंकि ये जो लॉ ऑफ थॉट है वो इंडिया में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में दिया जाता है, मैक्सिमम मैंने जितना तक देखा है। तो इसीलिए जो फर्स्ट सेमेस्टर वाला बच्चा है उसको लॉ का जो टॉट का जो कंसेप्ट है ना, वो समझने में थोड़ा दिक्कत आता है। इसीलिए मैं इसको लॉ ऑफ टॉट को बहुत ही इजी तरीके से अपने भाषा में, जो हमारा लोकल लैंग्वेज का जो भाषा है, उसी भाषा में मैं इसको अच्छी तरीके से समझाया हूं। तो आप लोग जाके प्लीज उस वीडियो को विजिट करें और देखें, समझे। और जो भी मैं समझा रहा हूं, जितना भी वीडियो मैं यूट्यूब चैनल में डालूंगा या डाल चुका हूं, उसके रिलेटेड अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़े, कोई बुक लैंग्वेज का नोट्स मैं नहीं तुम लोग को प्रोवाइड करूंगा। मैं अपने ओन लैंग्वेज में, जो मेरा लोकल इंग्लिश लैंग्वेज है, मैं उसी लैंग्वेज में तुम लोग को हर एक टॉपिक का नोट्स प्रोवाइड करूंगा। अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर तुम लोग मुझे पिन करना और टॉपिक का नाम बताना, मैं तुम लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, विथ ओन लैंग्वेज, ताकि तुम लोग को एग्जाम में मटेरियल बनाने में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखोगे, तुम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने भाषा में तुम लोग लिख सकते हो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं तुम लोग को पहले दिन से बता के रखा हूं कि लॉ में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद करने लॉ में जाओगे तो परेशानी से बहुत ही सामना करना पड़ेगा। तुम कितना याद करोगे और कितना उसको याद रखोगे। तो लॉ में कभी कुछ याद मत करना, लॉ में समझ के लिखना, कंसेप्ट को समझना, खुद की भाषा में उसी कंसेप्ट को लिखना। अब खुद की भाषा में इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसमें स्टोरी बनाओ, जो कॉन्सेप्ट है उसको इजी लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं, उस इजी लैंग्वेज में एग्जाम में लिखो, आपको मार्क्स ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि इसेंशियल ऑफ विकरियस लायबिलिटी, मतलब जो विकरियस लायबिलिटी है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या क्या इसेंशियल, क्या क्या पॉइंट को दिमाग में रखना पड़ेगा, ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ, यहाँ पे वो जो पार्टी है या वो जो पर्सन है वो विकरियसली लायबल है किसी दूसरे पर्सन की एक्ट का करने से। क्लियर सबको? विकरियस लायबिलिटी का मतलब क्या है, मैं सिंपल इस चैनल पे इस वीडियो में बता दिया, ताकि तुम लोग को पकड़ने में सुविधा हो। और इससे भी डिटेल में समझना है तो प्रीवियस वीडियो को जरूर चेक करें। तो विकरियस लायबिलिटी का मतलब क्या है? किसी एक व्यक्ति का एक्ट करने के वजह से किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को लायबल ठहराना, या उसको लायबल हेल्ड करना कोर्ट में, कि हाँ भाई उसने वो गलत काम किया है, उसका गलत काम करने से आप लायबल हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ, और दिस इज द कंसेप्ट ऑफ विकरियस लायबिलिटी इन सिंपल लैंग्वेज।
इन सिंपल लैंग्वेज एंड सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, अब इसको तुम अपने भाषा में लिख सकते हो, जिसका इंग्लिश अच्छा होगा वो अपने भाषा में इजीली लिख सकते हो। यहाँ पर विकरियस लायबिलिटी का मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ एक्ट करने से, गलत एक्ट करने से किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति का लाइबल होना का मतलब क्या है, विकरियस लायबिलिटी। अब क्या तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा लाइबल हो सकता है कि दूसरे किसी ने एक्ट किया उसके लिए कोई व्यक्ति लाइबल हो गया? दिस क्वेश्चन विल बी अराइज इन योर माइंड इन दैट टाइम। तुम लोग के शायद दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। तो एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना, पिछले वीडियो में बता के रखा हो कि किसी एक व्यक्ति का एक्ट करने से किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को लाइबल ठहराना, उसके लिए कुछ इसेंशियल का जरूरत होता है। उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनके बीच में कुछ रिलेशन होना जरूरी है, तभी हम लोग मान सकते हैं कि हाँ उसके एक्ट करने से तुम लाइबल हो या उसके एक्ट करने से वो व्यक्ति लाइबल है। तो उसके लिए दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस होना बहुत ही जरूरी है। तो वो कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है, उसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, और पिछले वीडियो में हम लोग उसको डिटेल में जान चुके हैं। इसलिए मैं तुम लोग को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले जो पार्ट 1 है विकरियस लायबिलिटी का, जिसमें मैंने मीनिंग का डिस्कशन किया है, वो जाके आप लोग जरूर देखें। तो आज हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके पहले एसेंशियल को देखते हैं। विकरियस लायबिलिटी को प्रूव करने के लिए पहला एसेंशियल होना क्या जरूरत है, कौन सा एसेंशियल होना पहला जरूरत है, वो है हमारा ये वाला एसेंशियल। इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ सम रिलेशनशिप। दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, क्या बोला है यहाँ पे कि देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ सम रिलेशनशिप, मतलब वो व्यक्ति जिसने एक्ट किया और जिसको लायबल ठहरा जा रहा है, उस दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशनशिप होना जरूरी है। अब कैसा रिलेशनशिप होना जरूरी है, वो है मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप और प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। ठीक है ना, ये दोनों रिलेशनशिप अगर हुआ उस दोनों व्यक्ति के बीच में जिसने एक्ट किया और जिसको लायबल ठहरा जा रहा है, अगर ये दोनों रिलेशनशिप प्रूव हो गया तो हम लोग मानेंगे कि हाँ पहला एसेंशियल प्रूव हो गया विकरियस लायबिलिटी के लिए, ये वाला एसेंशियल प्रूव हो गया। अगर दोनों के बीच में ये दोनों में से कोई एक रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस हो रहा होगा तभी। क्लियर? यहां तक फर्स्ट वाला एसेंशियल सबको क्लियर? अगर नहीं क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर मुझे पहला एसेंशियल क्लियर नहीं है। जब तक तुम लोग को क्लियर नहीं होगा मैं तब तक तुम लोग के लिए खड़ा हूं इस चैनल पे रिगार्डिंग लॉ पेपर्स। ठीक है ना, जब तक। तो पहला एसेंशियल का मतलब यही था कि दोनों के बीच में, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, दोनों के बीच में, किस दोनों के बीच में, जिसने एक्ट किया और उसके एक्ट करने से किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को लायबल ठहरा जा रहा है, तो तभी हम लोग को क्या देखने की जरूरत है कि उस दोनों के बीच में क्या दिस टू रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो पहला एसेंशियल तो कंप्लीट होता है, पहला एसेंशियल तो विकरियस लायबिलिटी के लिए प्रूफ होता है या कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरा एसेंशियल को देखेंगे जो कि वो भी कंप्लीट होना या वो भी प्रूफ होना बहुत ही जरूरी है। ये दोनों में से अगर तुम लोग को दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा इसी टाइम कि सर दोनों एसेंशियल में अगर कोई एक भी एसेंशियल प्रूफ होता है, क्या हम उसको मान सकते हैं कि दिस पर्सन इज विकरियस लायबिलिटी ऑफ अदर पर्सन? क्या मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। हम लोगों को दोनों इसेंशियली प्रूफ करना पड़ेगा किसी तीसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को लायबल ठहराने के लिए। दोनों में से एक एसेंशियल पूरा होता है, दूसरा एसेंशियल नहीं पूरा होता है, तो हम वहां पे उसको लायबल नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरा एसेंशियल को देखते हैं। तो दूसरा एसेंशियल दोस्तों क्या है, टॉट इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि टॉट इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो जो पहला व्यक्ति है उसके बीच में सपोज मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप प्रूव हो गया। अब क्या हम सर्वेंट के एक्ट की वजह से मास्टर को लायबल कर सकते हैं? अगर लायबल कर सकते हैं तो पहला वाला एसेंशियल प्रूफ जहां पर उस दोनों व्यक्ति के बीच में मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है। लेकिन वो जो सर्वेंट है ना, उसने जो टॉट किया वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्वेंट होना चाहिए या प्रिंसिपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोग को दू एक, सपोज मैं मास्टर हूं, मैंने एक सर्वेंट को काम पे रखा। उसको क्या काम दिया मैंने कि तुम जाओ मेरा जो बैंक में मेरा कुछ पैसा जमा करवाना है,
तुम उस पैसे को जमा करके आ जाओ। वो मेरा नौकर है, वो मेरा सर्वेंट है, मैं उसको रखा हूं एज ए सर्वेंट। तो उसने क्या किया, मेरा पैसा लेके वो बैंक में जमा कराने के लिए निकल गया। तो बैंक तक जाने के बीच रास्ता में, जो बीच में उसने क्या किया, कुछ टॉट कमिट किया, कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया, कुछ रॉन्गफुल काम किया। सपोज किसी को धक्का मार दिया, किसी बच्चे को, तो क्या उस केस में जिसको धक्का मारा उसका जो लीगल गार्जियंस है वो क्या मेरे ऊपर केस कर सकता है? तुम लोगों को क्या लगता है, जिसने उसको धक्का मारा बैंक जाते हुए, क्या वो उसका जो लीगल गार्जियंस है वो क्या मेरे ऊपर केस कर सकता है? मेरे को विकरियस लायबिलिटी ठहरा सकता है? बोलो, लायबल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मुझे कमेंट्स में बताओ यस और नो, तभी मुझे को समझ में आएगा कि हाँ तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर मैं बोलूं तो हाँ कर सकता है। अगर मेरे से तुम लोग आंसर पूछते हो तो मैं बोलूंगा कि हाँ मेरे को लाइबल ठहरा सकता है। अब तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन एनालाइज हो रहा होगा कि कैसे ठहरा सकता है। तो एक बार ध्यान रखो, मेरा नौकर है, मेरा सर्वेंट है, इसका मतलब क्या है, मैंने उसको काम पर रखा, वो मेरा काम करने के लिए बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहा था। तो मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप तो हुआ, मतलब पहला रिलेशनशिप तो वहां पे कंप्लीट हो गया कि हाँ सर आपका और उसका बीच में रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट हो रहा है। कैसा रिलेशनशिप? मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप। तो पहले एसेंशियल में तो आप विकरियस लायबिलिटी में लायबल ठहराने के लिए एलिजिबल हो। क्लियर? अब क्या दूसरा हो रहा है, दूसरा एसेंशियल क्या फुलफिल हो रहा है? उसने जो टॉट कमिट किया वो क्या इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेरा कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया? हाँ, मेरा कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं किया, क्योंकि वो मेरा पैसा जमा करवाने के लिए बैंक में जा रहा था। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मास्टर, दोनों एसेंशियल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं विकरियसली लायबल होऊंगा, यहाँ पे मैं विकरियसली लायबल होऊंगा। क्लियर? अब क्लियर हुआ कि तुम्हें दिमाग में बताओ कि हाँ सर मुझे अब तक ये दो एसेंशियल क्लियर हुआ, विकरियस लायबिलिटी क्लियर हुआ अच्छे तरीके से। पहला वीडियो में बहुत किसी को दिक्कत हुआ होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये विकरियस लायबिलिटी तुम लोग होल लाइफ तुम लोग नहीं भूलोगे, इतना मेरा कॉन्फिडेंस है। इतना मेरा कॉन्फिडेंस है कि तुम लोग विकरियस लायबिलिटी पूरा होल लाइफ नहीं भूलोगे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि दोनों एसेंशियल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग एक बहुत ही लैंडमार्क केस लॉ डिस्कस करेंगे, तभी जाके आप लोग को और अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। और एग्जाम में ऐसे लिखना भाई, एग्जाम में सबको एसेंशियल को ऐसे लिखना, देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ सम रिलेशनशिप। ये पॉइंट डालना, ये पॉइंट डालना, ये पॉइंट डालने के बाद इस लाइन को थोड़ा दो लाइन में एक्सप्लेन करना। अगर कंसेप्ट क्लियर है तुम इजीली इसको एक्सप्लेन कर दोगे। मास्टर सर्वेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करना, प्रिंसिपल एजेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करना, टॉट इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको अपने भाषा में, कंसेप्ट क्लियर हो गया, अपने भाषा में इसको एक्सप्लेन करो 3-4 लाइन, बहुत इनफ, इनफ फॉर दैट, इनफ फॉर दैट। ठीक है, अब आ जाओ हम इसको मिटाता हूं मैं। अब तुम लोग को एक केस लॉ मैं बताता हूं लैंडमार्क, उस केस लॉ को भी तुम लोग जरूर लिखना, केस लॉ को जरूर लिखना, नंबर ज्यादा गेन होगा तुम लोग को। ठीक है ना? तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, वो मुझे पता है, ठीक है ना, और लॉन्ग जाता भी है। लॉन्ग जाने का मतलब ये नहीं, अगर मैं ये इंटेंशन लेकर वीडियो बनाऊं कि मुझे 10 मिनट में या 9 मिनट में वीडियो को खत्म करना है, उससे फायदा क्या होगा? मेरा तो फायदा हो जाएगा भाई, मेरा 10 मिनट वेस्ट होगा, मैं 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, तुम लोगों को कुछ फायदा होगा? तो मैं इधर अब खुद के फायदा के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं आया हूं। मेरा तो कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं किसके दूसरे किसी को कंसेप्ट क्लियर करूं? मैं यहाँ पे आया हूं तुम लोगों के लिए कि मेरा वीडियो 20 मिनट 25 मिनट जाए, लेकिन मेरा वीडियो में अगर तुम 20 और 25 मिनट वेस्ट करोगे जिस भी कंसेप्ट के वीडियो में, किसी भी कंसेप्ट के वीडियो में, दूसरे किसी बार तुम लोग को किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि सर, या कॉलेज में कि सर मैडम मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझा दो, इतना मैं तुम लोग को गारंटी दे सकता हूं। 25 मिनट वेस्ट करोगे आप, 30 मिनट वेस्ट करोगे, कंसेप्ट क्लियर करके निकलोगे, वो जितना भी वीक स्टूडेंट हो जाए। क्योंकि मैं इस चैनल पे मैं ये सोच के वीडियो बनाता हूं कि मेरा चैनल में सब वीक स्टूडेंट, जैसे मैं वीक स्टूडेंट हूं, मेरे तरह जितना भी वीक स्टूडेंट मेरे वीडियो देखेंगे उसको समझ में आए। ठीक है ना? उतना मैं अनसर्टेन लैंग्वेज में तुम लोग को नहीं पढ़ाता हूं कि तुम लोग को दिमाग के ऊपर से चला जाए। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं, वीडियो बनाने का मतलब हर एक टीचर का इंटेंशन ये होना चाहिए कि मेरे क्लास में जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं
वो सारे एज ए वीक स्टूडेंट है। अच्छे स्टूडेंट जो है वो तो कहीं से भी समझ जाएंगे, लेकिन वीक स्टूडेंट को कौन समझाएगा? अगर सब कोई अच्छे स्टूडेंट के पीछे भागेंगे तो वीक स्टूडेंट के लिए मैं हूं हमेशा, उनको समझने के लिए उसके साथ मैं हूं। कैसे समझ में नहीं आएगा? तो चलो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करके केस लॉ को डिस्कस करते हैं। तो केस लॉ कौन सा केस लॉ है? बहुत ही लैंडमार्क केस लॉ है इसके रिगार्डिंग, जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। ये केस लॉ है, ये केस है, ठीक है ना। केस लॉ का मतलब पता है ना क्या है केस लॉ, ठीक है ना। ये केस हुआ है, इसका जजमेंट भी है, इसलिए इसको केस लॉ बोलते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी, इस केस में क्या होता है दोस्तों, जो श्यामा देवी था, सपोज मैं अच्छे करके समझाता हूं ताकि तुम लोग को समझ में आए। स्टेट बैंक, श्यामा देवी, इस स्टेट बैंक का एक एजेंट था, इस स्टेट बैंक का एक एजेंट था। क्या था? एक एजेंट था। वो कहां पे रहता था? श्यामा देवी के घर के आस पास रहता था, श्यामा देवी के घर के आसपास, होम ऑफ श्यामा देवी। ये श्यामा देवी का घर है, आसपास इसका एजेंट था। अब श्यामा देवी क्या करता है, इस एजेंट को बोलता है कि तुम तो, इसने क्या सोचा कि स्टेट बैंक का एजेंट है भाई, चलो मैं अपना पैसा जमा करने के लिए इसको मैं बोलता हूं कि तुम तो भाई स्टेट बैंक का एजेंट हो, तुम स्टेट बैंक में काम करते हो, स्टेट बैंक के लिए, तुम मेरा पैसा लेके स्टेट बैंक में जमा करके आओ। ये श्यामा देवी करता है, उस एजेंट को बोलता है कि ये लो, सपोज मैंने बता दिया 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपया कौन देता है? श्यामा देवी देता है। कि तुम जाके किसको देता है? श्यामा देवी ये 10,000 उस स्टेट बैंक का एजेंट को देता है, जो उसके मोहल्ले में रहता था, कि जाके तुम मेरा पैसा जमा करके आ जाओ, मैं कुछ कारण की वजह से मैं बैंक नहीं जा पा रहा हूं। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो अब ये एजेंट क्या करता है, पैसा लेके भाग जाता है, बैंक में जमा नहीं कराता है। नहीं, ये जो 10,000 रुपया था, ये श्यामा देवी एक बार नहीं, ये बहुत बार इसको देता जा रहा था। और ये श्यामा देवी सोच रहा था शायद ये बंदा एसबीआई का एजेंट है, ये सब पैसा जमा भी कर रहा होगा। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि ये बंदा पैसा जमा नहीं कर, भाग गया पैसा लेके, वो गायब हो गया पैसा लेके। तो तब क्या होता है, ये जो श्यामा देवी है ना, वो जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर सूट फाइल करता है, सूट फाइल करता है। किसके ऊपर सूट फाइल करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। अब मुझे तुम लोग बताओ स्टूडेंट, कि जो श्यामा देवी है, इसने जो स्टेट बैंक के ऊपर सूट फाइल किया, कि स्टेट बैंक, इस केस में स्टेट बैंक क्या है? विकरियस लाइबल है। कौन सोच रहा है? श्यामा देवी सोच रहा है, जिसका पैसा लेके स्टेट बैंक का एजेंट भाग गया है। ठीक है ना। तो इस केस में क्या हुआ, जो श्यामा देवी था वो स्टेट बैंक के ऊपर केस डालता है। अब मुझे तुम लोग जजमेंट बताओगे कि इस केस में जजमेंट क्या होगा, क्या स्टेट बैंक को विकरियसली लाइबल ठहरा जाएगा कि नहीं जाएगा? तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जी सर, कि यहाँ पे जजमेंट क्या आएगा, कि सर जजमेंट यहाँ पे यही आएगा कि स्टेट बैंक को विकरियस लाइबिलिटी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। बस तुम लोग इतना मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम लोग को विकरियस लाइबिलिटी का कंसेप्ट पूरा क्लियर है। मैं तुम लोग को 15 सेकंड देता हूं इस आंसर को बताने के लिए। मुझे बताओ इस केस में क्या होगा, स्टेट बैंक क्या विकरियसली लाइबल होगा? ये जो मैं तुम लोग को फैक्ट बताया, इस फैक्ट के रिगार्डिंग क्या स्टेट बैंक लाइबल होगा विकरियसली कि नहीं होगा? अब इस आंसर को बताने के लिए तुम लोग थोड़ा इसेंशियल के बारे में सोचो। इसेंशियल क्या क्या इसेंशियल था विकरियस लाइबिलिटी को प्रूव करने के लिए, उसके बारे में सोचो। उसको मैंने क्या समझाया था उसके बारे में सोचो, तुम लोग को इसका आंसर पता चल जाएगा। सोचो, और 5 सेकंड मैं दूंगा, उसके बाद मैं खुद आंसर बताऊंगा तुम लोग को। तुम लोग थोड़ा सोचो ताकि तुम लोग को कंसेप्ट क्लियर हो। इसेंशियल के बाद देखो, इसेंशियल फुलफिल हो रहा है क्या? क्या दोनों इसेंशियल फुलफिल हो रहा है कि दोनों में से एक इसेंशियल फुलफिल हो रहा है? ऐसे वैसे तो मैंने क्या बताया, विकरियस लायबिलिटी प्रूफ होने के लिए दोनों इसेंशियल फुलफिल होना बहुत ही जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक इसेंशियल फुलफिल होता है, दूसरा फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम विकरियस लायबिलिटी, किसी को विकरियस लायबल नहीं कर सकते हैं। बताओ मुझे कोई भी, जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को। चलो मैं बताता हूं अभी। फैक्ट मैंने क्या बताया कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तो एजेंट था, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल, इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रिंसिपल, तो इसका मतलब एजेंट प्रिंसिपल।
अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एजेंट ये बंदा था जो पैसा लेके भाग गया श्यामा देवी का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। कॉमन सेंस। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर हुआ तो हमारा पहला जो इसेंशियल है वो तो कंप्लीट हुआ, वो तो प्रूफ हो गया यहां पे। अब जो हमारा सेकेंड इसेंशियल था वो क्या यहां पे प्रूफ हो रहा है? अगर प्रूफ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये मुझे बताओ। पहला एसेंशियल तो मैंने समझ गया, सब कोई को पता चल गया कि हाँ पहला एसेंशियल सर फुलफिल, पहला एसेंशियल फुलफिल। अगर स्टेट बैंक का एजेंट है तो स्टेट बैंक प्रिंसिपल है, यहां पे तो सबको क्लियर है। क्या सेकेंड जो एसेंशियल था कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टॉट इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या वो एसेंशियल फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ये बताओ कमेंट में बताओ कि सेकंड वाला एसेंशियल फुलफिल हो रहा है? नहीं हो रहा है, सेकंड वाला एसेंशियल फुलफिल नहीं हो रहा है दोस्तों। स्टेट बैंक के कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये जो एजेंट है वो पैसा लेके नहीं भागा है, वो श्यामा देवी का इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पैसा लेके भागा है। तो श्यामा देवी का कोई राइट्स नहीं होता है और नहीं तो कोर्ट का कोई राइट्स नहीं होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को विकरियसली लाइबल ठहराए, क्योंकि स्टेट बैंक का कोई अगर स्टेट बैंक ने अगर भेजा होता श्यामा देवी के पास कि तुम जाके उनके पास से पैसा लेके मेरे पास आके जमा करो, उस केस में श्यामा देवी स्टेट बैंक को विकरियसली लाइबल ठहरा सकता था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं भेजा। श्यामा देवी को क्या लगा कि ये एजेंट तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एजेंट है, तो मैं क्यों ना उसको दे दूं पैसा जमा करने के लिए। लेकिन एजेंट ने तो धोखा कर दिया, एजेंट ने तो धोखा कर दिया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस केस में विकरियसली लाइबल नहीं है, क्योंकि जो काम किया एजेंट ने वो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेट बैंक का नहीं किया। यही है कंसेप्ट ऑफ दिस केस लॉ। यहां पे कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विकरियसली नॉट लाइबल्ड हियर। ठीक है, यही था इस केस लॉ, यही था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया श्यामा देवी का केस लॉ फैक्ट जजमेंट। अब मुझे बताओ किसको क्लियर नहीं है, अब मुझे बताओ किसको क्लियर नहीं है। इसको मैं मिटाता हूं अभी, ठीक है ना। इजी टॉपिक है दोस्तों, जैसे जैसे मैं लॉ चैप्टर पेपर कंप्लीट करूंगा आप लोगों को लॉ और हार्ड कभी नहीं लगेगा, इतना मेरा तुम लोग को मैं प्रॉमिस कर सकता हूं, ठीक है ना। टॉट जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि सर आपका टॉट का जो पेपर है पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद मुझे अभी भी टॉट समझ में नहीं आया। हर एक बच्चा को समझ में आएगा, टॉट से तुम लोग अब नहीं डरोगे, इतना मैं तुम लोग को प्रॉमिस कर सकता हूं। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी जो डिस्कस करेंगे वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि सेमेस्टर एग्जाम में, जिस भी सेमेस्टर में लॉ ऑफ टॉट रहेगा उसमें 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है ना। 2 मार्क्स में या कभी कभी 6 मार्क्स में भी आता है, ठीक है ना। वो क्या है पता है, वो है डिफरेंस बिटवीन, चलो मैं शॉर्ट में नहीं लिखता हूं, मैं फुल लिखता हूं। डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। मैं इसको तुम लोग को इतना इजी समझाऊंगा कि तुम लोग को जो ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कभी कभी 2 मार्क्स में डायरेक्ट आ जाता है। व्हाट डू मीन बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, व्हाट डू मीन बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ऐसा भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है। और नहीं तो ऐसा भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, ओके। और इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट से भी आ सकता है, कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, वहां पे तुम लोग को बता दिया व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, लास्ट में प्रूव दिस स्टेटमेंट विथ सुटेबल एग्जांपल और विथ केस लॉस, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो डिफरेंस है ना, मेन डिफरेंस वो क्या है पता है। सर्वेंट का मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ। सर्वेंट का मतलब नौकर होता है कि वो आपके इशारे पे, आपके बोलने पर वो काम करेगा।
आपके इशारे पे, और आप जो उसको बोलोगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। उसके बाद आप उसको कुछ कंसिडरेशन दो कि नहीं दो, वो आपकी बात है, या उसकी दोनों का म्यूचुअल माइंडसेट है, आप लोग क्या करोगे। लेकिन सर्वेंट का सिंपल मीनिंग यही है कि जो व्यक्ति आपके इशारे पर आप जैसे बोलोगे वैसे काम करेगा, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग सर्वेंट बोलते हैं। और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है? इंडिपेंडेंट का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो खुद की इच्छा से काम करता है, जो खुद की इच्छा से काम करता है, किसी के बोलने या सिखाने से वो काम नहीं करता है, वो खुद की मर्जी, वो क्या करेगा, ऐसे नहीं कि मैं उसको बोलूंगा भाई तू ऐसे कर वैसे कर, नहीं, वो खुद की इच्छा से काम करेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। और सर्वेंट को किसको बोलेंगे? जो आपके बोलने पर काम करता है, जो आपके बोलने पर काम करता है वो सर्वेंट, यानी कि वो आपका सर्वेंट होता है। तो एक एग्जांपल मैं देता हूं, सपोज आप किसी टैक्सी को हायर कर रहे हो, टैक्सी और कैब को आप हायर कर रहे हो, और जो आपने जो टैक्सी या कैब को हायर किया, उसका जो टैक्सी ड्राइवर है, आपने वो हायर किया टैक्सी को, अब बीच रास्ता में क्या किया, जो टैक्सी का ड्राइवर है वो एक्सीडेंट किया। जो टैक्सी का ड्राइवर है वो क्या किया बीच रास्ता में, पहले से रिपीट करता हूं, आपने क्या किया सॉरी, आपने क्या किया, एक टैक्सी नहीं तो एक कैब हायर किया कहीं पे जाने के लिए। तो उस टैक्सी का जो ड्राइवर है वो बीच रास्ता तक जाने के बाद एक्सीडेंट करता है। अब जिसको एक्सीडेंट करता है, अगर उसका लीगल गार्जियन जो है वो क्या आपके ऊपर केस करेगा? क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर को तो आपने हायर किया था, क्या आपके ऊपर केस करने से क्या आप लायबल होंगे? ये मुझे बताओ। आपने टैक्सी हायर किया कहीं जाने के लिए, बीच रास्ता में ड्राइवर ने किसी को एक्सीडेंट कर दिया, तो जिसको एक्सीडेंट किया उसका क्या लीगल गार्जियन आपके ऊपर केस डालेगा? अगर केस डालेगा तो आप क्या लायबल होंगे उस केस में? उस केस में आप लायबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो वो टैक्सी ड्राइवर है वो कौन है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अब बताओ, क्लियर हुआ? अब बताओ मुझे, आप भूलोगे क्या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर? ये बताओ। जिसको एक्सीडेंट किया, ड्राइवर ने जिसको ठोका, वो आपके ऊपर तो केस नहीं कर सकता है। उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? ये टैक्सी का जो कंपनी, सपोज ये टैक्सी ओला का टैक्सी था, तो उसका लीगल गार्जियन ओला को विकरेसली लायबल ठहरा सकता है, क्योंकि जो टैक्सी ड्राइवर है वो ओला का सर्वेंट है, मेरा सर्वेंट नहीं है, क्योंकि मैंने उसको हायर किया है। वो क्या है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, सर्वेंट नहीं है। अगर वो सर्वेंट होता तो केस डाल सकता था, लेकिन वो टैक्सी को मैंने हायर किया, ओला का टैक्सी था, तो जो ड्राइवर ने जिसको ठोका, जिसको एक्सीडेंट किया, उसका जो लीगल गार्जियन है वो ओला के ऊपर केस डाल सकता है, क्योंकि ये जो ड्राइवर है वो इन कोर्स ऑफ ओला का काम कर रहा था। उस दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है। तो वो ओला के ऊपर केस डाल सकता है, मेरे ऊपर केस नहीं डाल सकता है। तो क्लियर हो गया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब जो तुम्हारे डायरेक्शन से नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के डायरेक्शन से, नो सॉरी सॉरी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है कि वो अपनी इच्छा से काम कर रहा है, किसी दूसरे की इच्छा से नहीं। अगर सपोज देखो, इस ड्राइवर को अगर मैं बताता हूं, ए भाई ऐसे चलो, भाई उस रास्ते से चलो, भाई ऐसे चलो, भाई इतना जोर से गाड़ी मत चलाओ, भाई आस्ते गाड़ी चलाओ, ये करो वो करो, तो वो मुझे क्या बोलेगा पता है? कि सर आप उतर जाओ, अब किसी दूसरे टैक्सी को हायर कर लो, मैं आपके इतना प्रॉमिस को मैं फुलफिल नहीं कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। आप उसने हायर की हो, वो आपके इशारे से नहीं चलेगा, वो खुद के इशारे से, खुद की मन मर्जी से चलेगा। अगर वो आपके इशारे से चलता है, अगर वो आपके हिसाब से चलता है तो वो सर्वेंट होगा। एग्जाम्पल दू बताओ। सपोज आपका एक प्राइवेट कार है, ठीक है ना, रुको मैं इसको मिटाता हूं तब अच्छे से समझ में आएगा। आपका एक प्राइवेट कार है, ठीक है ना, आप उस प्राइवेट कार के लिए ड्राइवर है आपका, ये आपका प्राइवेट कार है, ठीक है, तो इसके लिए आपका ड्राइवर है। अब अपने ड्राइवर को लेकर किसी जगह पे घूमने के लिए जा रहे हो,
खुद के ड्राइवर के लिए आपका खुद का कार है और आपका खुद का ड्राइवर है, आप रास्ता में जा रहे हो घूमने के लिए, तो क्या हुआ, आपका ड्राइवर ने किसी को ठोक दिया। आपका ड्राइवर ने क्या किया, किसी को ठोक दिया, एक्सीडेंट कर दिया किसी को। वो नेग्लिजेंस भी हो सकता है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस भी, वो बात का वो जो डिफेंस लेगा, जब आप किसी लॉयर को पकड़ोगे, वो जब कोर्ट में आपको डिफेंस करेगा तब उसको पता है कि कौन सा जनरल डिफेंस का मुझे यूज करना है खुद के क्लाइंट को डिफेंस करने के लिए, ठीक है ना, वो बात की बात है। तो इधर पे क्या हो सकता है, जिसको आपका ड्राइवर ने धक्का मारा वो आपके ऊपर इस केस में विकरियसली लाइबल कर सकता है, क्योंकि वो आपका ड्राइवर था, आपके ड्राइवर का आपके बीच में मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस हो रहा है, और ये जो एक्सीडेंट हुआ वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हुआ, क्योंकि वो आप ही को लेके जा रहा था घूमने के लिए। तो दोनों एसेंशियल भी फुलफिल होता है, तो इस केस में आपके ऊपर विकरियस लाइबिलिटी आपको ठहरा सकता है, जिसको आपने एक्सीडेंट किया, जिसको आपने ठोका, उसका लीगल गार्जियन या वो खुद भी, अगर जिंदा बचा हो तो यही था पूरा विकरियस लाइबिलिटी का कंसेप्ट। 2 वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर हम लोग शुरू कर चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उस टॉपिक में हम लोग चलेंगे। बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो लेके भी आऊंगा। तो अभी के लिए इतना तक, थैंक यू सो मच।